स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए साझेदार का फर्म में प्रवेश पार्टनरशिप का ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में ले रहे हैं, जिसमें फर्म का पुनर्गठन, इसका अर्थ क्या है ये आप लोगों को आना चाहिए। नए साझेदार के में फर्म का प्रवेश किन परिस्थितियों में और किन शर्तों को पूरा करने पर होता है। तीसरा, नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से मुख्य समायोजन आप लोगों को पढ़ने हैं, वो आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। नए लाभ हानि अनुपात की गणना आप किस प्रकार से करेंगे और इसके साथ साथ त्याग का अनुपात हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक विद क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पहला पॉइंट समझते हैं, फर्म का पुनर्गठन। फर्म के पुनर्गठन से अभिप्राय क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बिना ठहराव के साझेदारी संभव नहीं है। जो व्यक्ति में किसी भी आपके व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए आपके किया जाता है, ठहराव किस बात का होना चाहिए, किसी व्यवसायिक गतिविधि के लाभ को बांटने के लिए। इसके लिए व्यवसायिक गतिविधि करनी पड़ेगी जो कि लीगल होगी, उसमें प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, यानी लाभ का उद्देश्य होना चाहिए और लाभ का साझेदारों में वितरण किया जाना चाहिए। यही आपके कौन सा साझेदारी है। ऐसी साझेदारी ठहराव में यदि किसी भी आपके परिवर्तन से वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्म का पुनर्गठन। ठहराव में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंधों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऐसी दशा में यद्यपि फर्म तो चालू रहती है, यानी जो पहले वाली फर्म है वो एज इट इज चालू रहती है, परंतु परिवर्तन किसमें हुआ, साझेदारों के मध्य हुई शर्तों में, साझेदारों के मध्य हुए ठहराव में परिवर्तन हुआ है। तो पुराना ठहराव समाप्त हो जाता है और जो नया ठहराव, नया समझौता हुआ है वो लागू हो जाता है। परंतु इससे साझेदारी फर्म का आपके कौन सा पुनर्गठन हो जाता है। जैसे ही आप नया समझौता करेंगे, फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा और इसी परिस्थिति को हम लोगों ने कहा है फर्म का पुनर्गठन। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर साझेदारों के मध्य ठहराव में जो उन्होंने समझौते किए हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे ही फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो पुनर्गठन है वो किन किन दशाओं में हो सकता है या किन दशाओं को पुनर्गठन की संज्ञा दी गई है। या इसमें देखें, सबसे पहले कि वर्तमान साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए। फर्म के अंदर जो पार्टनर विद्यमान हैं, अगर वही अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लें, मान लो पहले उनका लाभ हानि अनुपात समान अनुपात में था और अब आगे भविष्य के लिए वो जो लाभ हानि अनुपात रखना चाहते हैं वो है 2:2:1। तो ऐसी दशा में पुराना जो ठहराव है वो उस तिथि से समाप्त हो जाएगा और नया ठहराव, आपके ठहराव जो किया है, समझौता किया है, वो फर्म पर लागू हो जाएगा। इसी में सेकंड दशा दे रखी है, नए साझेदार का प्रवेश। फर्म में जब भी नया पार्टनर आएगा तो उस नए पार्टनर्स को लाभ में हिस्सा कौन देगा, पुराने पार्टनर्स अपने लाभ में से हिस्सा त्याग कर नए पार्टनर्स को देंगे और ऐसा करने पर उनके मध्य हुआ समझौते में परिवर्तन होगा, इसलिए उसी को कहा गया फर्म का पुनर्गठन। इसी में एक और दशा है कि वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर, फर्म से अगर कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो उस दशा में उसके हिस्से का लाभ बचे हुए साझेदार को प्राप्त होता है। तो ऐसी दशा में उनके पुराने समझौते में क्या होगा, आपके कौन सा समाप्त होगा और उनके मध्य पुनः नया समझौता होगा, उसे ही फर्म का पुनर्गठन कहा। रिटायरमेंट के साथ साथ अगर किसी पार्टनर्स की कोई मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में भी सेम वही होगा। मृत साझेदार का जो लाभ में हिस्सा है शेष साझेदार प्राप्त करेंगे। किस अनुपात में प्राप्त करेंगे ये समझौते के ऊपर निर्भर करता है और इसी कारण से मृत्यु की दशा में भी जो नया समझौता होगा विद्यमान साझेदारों में, उसे ही फर्म का पुनर्गठन कहा गया। इसमें एक और दशा है, दो साझेदारी फर्मों का संविलियन। इसका मतलब यह हुआ कि दो साझेदारी फर्में समान प्रकृति के व्यवसाय को करती हैं, अब वो मिलकर आपके साझेदारी कार्य करना चाहते हैं,
तो अगर उन दो फर्मों को मिलाकर किसी नई फर्म का पुनर्गठन होता है तो उसे भी फर्म के पुनर्गठन की संज्ञा दी गई है। तो इन 5 परिस्थितियों में जो समझौता होगा उसे फर्म का पुनर्गठन कहा गया और इस समझौते से पुराना समझौता समाप्त हो जाएगा और नया समझौता फर्म पर लागू हो जाएगा। इससे फर्म की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म जिस प्रकार से चल रही है वो चलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो आपकी दशाएं हैं, इनमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नए साझेदार का प्रवेश। इसको लेकर अपन बात करें किस प्रकार से होगा। सेकंड पॉइंट देखें, इसमें नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना। जो फर्म में नया पार्टनर आ रहा है वो भी स्वामी के रूप में व्यापार में कौन सा हिस्सा लेगा और साझेदारों की संख्या में आने से उसकी क्या होती है, वृद्धि। तो जब भी नया पार्टनर्स फर्म में आपके प्रवेश लेगा स्वामी के रूप में तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए आपके कौन सा व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके हॉट क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर भी ये क्वेश्चन बनता है कि फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश किन दशाओं में हो सकता है या किन शर्तों के पूरा होने पर हो सकता है। तो उसका जवाब यही है कि धारा 31 के अनुसार वर्तमान में विद्यमान जितने भी साझेदार हैं उन सभी की सहमति अनिवार्य है, तभी आपके फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश होगा। एक नया साझेदार आपके बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जैसे ही वो पार्टनर बन जाएगा उसी डेट से वो नया साझेदार फर्म के द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। परंतु इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट है उससे पहले के कार्यों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होगा। प्रवेश लेने की तिथि के पश्चात किए गए कार्यों के लिए ही नया साझेदार क्या होगा, उत्तरदायी होगा। अब प्रश्न आता है कि नया साझेदार जो फर्म में प्रवेश लिया है उसके क्या अधिकार हैं। तो नए साझेदार को फर्म में नए आपके प्रवेश लेने पर जिन अधिकारों की प्राप्ति होती है उसमें सबसे पहला अधिकार दे रखा है फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा अधिकार होता है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार। अब प्रश्न आ रहा है कि नए पार्टनर्स को ये दो अधिकार बिना किसी प्रतिफल के दिए प्राप्त नहीं होते हैं। इस दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसे फर्म में कुछ आपके रकम देनी होगी। किस रूप में देनी होगी इस बात को भी अपन समझ लें। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति के लिए नया साझेदार को जो आपके धनराशि लाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पूंजी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी संपत्तियों में उसको हिस्सा प्राप्त करना है प्रवेश के समय, तो वो जो रकम व्यापार में आपके विनियोजित करेगा जिसे हमने पूंजी कहा, ये संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति के बदले करता है। इसी प्रकार से लाभ में हिस्सा प्राप्ति के लिए, भावी लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे हम ख्याति, गुडविल कहते हैं। और ये ख्याति की राशि किसको प्राप्त होगी, उन साझेदारों को, उन पुराने साझेदारों को जिन्होंने अपने लाभ का त्याग नए साझेदार के पक्ष में किया है, और उन आपके साझेदारों को ख्याति की राशि त्याग के अनुपात में प्राप्त होगी। तो ये बातें अपन आगे पढ़ेंगे काफी विस्तार पूर्वक। तो आपने इसमें समझा कि नए पार्टनर्स के प्रवेश किन दशाओं में होगा, जब सभी पार्टनर्स की क्या होगी, सहमति। उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, संपत्ति में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार, लाभ में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार। संपत्ति में हिस्सा प्राप्ति के लिए पूंजी का भुगतान करता है और लाभ में हिस्सा प्राप्ति के लिए वो ख्याति का भुगतान करता है जिसे त्याग करने वाले पार्टनर्स को प्राप्त होती है। तो ये अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का जो हमने पढ़ना है, नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन कौन कौन से हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उनमें सबसे पहला समायोजन दे रखा है, बहुत इंपोर्टेंट है, नए लाभ आपके विभाजन अनुपात की गणना। जब भी फर्म में नया पार्टनर प्रवेश लेगा तो पुराने वाले पार्टनर्स ही अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसके पक्ष में त्याग करेंगे।
और वही हिस्सा उसको प्राप्त होगा नए साझेदार को। तो आपको यहाँ पर नए लाभ हानि अनुपात की गणना आपके सीखनी है इस चैप्टर में, और इसका आपके हमेशा एक प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ये 2 मार्क्स का एक प्रश्न आपके अनिवार्य तौर पर एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है। आज अभी इसी को अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सेकंड आता है त्याग की अनुपात की गणना। ये भी हमको इस आपके कौन सा वीडियो में सीखना है। ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन, ख्याति संबंधी क्या क्या मूल्यांकन की विधियां हैं ये भी पढ़ेंगे अपन, और लेखांकन। इसके बाद संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, ये समायोजन भी पढ़ना है। और एक और है संचय, अवितरित लाभों और हानियों का समायोजन, और सबसे अंत में पूंजी का समायोजन। ये सभी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, और इनमें से फर्स्ट 2 टॉपिक आज इसी वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें आपके कौन सा नए लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार से करेंगे। नए लाभ हानि अनुपात की गणना के लिए एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं। मैं आप लोगों को यहां पर कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके बता रहा हूं, और लगभग मैंने सभी परिस्थितियां जो नए लाभ हानि अनुपात को लेकर बनती है वो इस वीडियो में, और इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उसमें मैंने सारे हॉट क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि वो वीडियो भी आपको देखेंगे तो ये लाभ हानि अनुपात की कैलकुलेशंस आपको आएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें और समझें क्या लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं। ए बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया है और नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए कहा है। अब इसमें आप नोट करें कि सी को जो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, प्रश्न में ये कोई सूचना नहीं है कि इस 1/4 का ए और बी में से कौन त्याग करेगा। इस हिस्से का त्याग कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है, ये प्रश्न में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप अपना आंसर किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे जरा देखें। आपको यहां पर मानना है कि नई फर्म का कुल लाभ कितना है, 1, यानी सी के प्रवेश के बाद फर्म का कुल लाभ कितना माना आपने, 1। यदि इस लाभ में से सी का हिस्सा हम घटा दें 1/4 हिस्सा, तो 1 - 1 आपके 4 हटा दिया, तो अपन का रिमेनिंग हिस्सा कितना बचेगा, 3/4 आपके हिस्सा बचेगा। किसका हिस्सा निकालने के बाद, सी का हिस्सा निकालने के बाद। अब ये जो हिस्सा बचा इस पर अधिकार किसका है, ए और बी का। नई फर्म में पार्टनर कौन कौन होंगे, ए बी सी। इसमें से अपन ने कुल लाभ कितना माना, 1। सी का हिस्सा 1/4 निकालने के बाद जो रिमेनिंग हिस्सा 3/4 बचा वो किसके लिए बचा, ए बी के लिए बचा। कोई सूचना नहीं दे रखी है, तो हम इस सूचना के अभाव में आपके शेष लाभ पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। हमारे को प्रश्न में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये 3/4 भाग ए बी में इनका पुराना अनुपात 3:1 में हम बांट देंगे। तो ए का लाभों में नया हिस्सा कितना आ जाएगा, 3/4 का आपके 3/4, 3:1 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 3/4। तो इस हिस्से का 3/4 का 3/4 ए का नया लाभ में हिस्सा है 9/16, 3 × 9 4/16, ये तो आपको आता होगा। इसी प्रकार से बी का नया लाभ में हिस्सा निकालें तो 3/4 में बी का हिस्सा कितना है, 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लिया, 3 × 3 4/16 यानी 3/16। और सी का आपको लाभों में हिस्सा पता है 1/4। इन तीनों आपके कौन सा अनुपात का हम एलसीएम आपके ले लें और इनको समान कर लें। एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 16, और नया अनुपात कितना आ गया, 9:3:4। तो इस प्रकार से आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। सिचुएशन क्या याद रखनी है, जब प्रश्न में यह नहीं पता हो कि सी अपना हिस्सा किससे लेगा, तो आपको कुल लाभ 1 मानना है, सी का हिस्सा घटाना है, शेष लाभ निकालना है। इस शेष लाभ के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने पुराने अनुपात 3:1 में बांटकर नया अनुपात निकाल लिया। सेकंड सिचुएशन को समझते हैं, जो आपको देखा है। ए बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, 7:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए बी से समान अनुपात में प्राप्त करता है। अब देखो यहां पर प्रश्न में साफ दे दिया
कि सी अपना हिस्सा ए बी से कैसे प्राप्त करता है, समान अनुपात में, यानी 1:1 में, यानी आधा आधा, ए से आधा बी से प्राप्त करता है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए बी के द्वारा त्याग किया गया हिस्सा निकालें, यानी सी के हिस्से का आधा भाग कौन देगा, ए। सी अपना हिस्सा ए बी से समान अनुपात में प्राप्त करता है, तो सबसे पहले ए का त्याग निकालें। 1/6 का आधा भाग कौन देगा, ए। तो 1/6 का आधा करना है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, 1/2 करके कितना आ जाएगा, 1/12। इसी प्रकार से बी त्याग करेगा 1/6 का आधा 1/12। तो हमने ज्ञात किया ए और बी के द्वारा किए जाने वाला त्याग। अब बात करते हैं कि इनका नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकालें। तो नया अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेना है आपको, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, यानी ए का पुराना अनुपात उसमें से माइनस कर दे इनके द्वारा किया गया त्याग, तो ए बी का नया अनुपात आ जाएगा। तो ए का नया हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसका पुराना अनुपात कितना है, 7:5 का मतलब कितना हो गया, 7/12, 5/12, दोनों को प्लस करके आपके अपोन कर देंगे। तो 7/12 इसका पुराना अनुपात है, इसने त्याग किया है 1/12, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया, एलसीएम 12 ले लिया अपन ने, 7 - 1 तो 6/12, ये आपके क्या आ जाएगा, ए का लाभ में नया हिस्सा। इसी प्रकार से बी का निकाल लो, बी का पुराना अनुपात कितना है, 5/12, इसमें से माइनस कर दें बी का त्याग 1/12, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना आ जाएगा, 4/12। और सी का हिस्सा तो आपको बताइए 1/6। अब ये तीनों का हम एलसीएम कॉमन कर लें, तो इसका कॉमन एलसीएम करा तो 12 एलसीएम ले लिया मैंने, और नया अनुपात कितना आ गया, 6:4:2। इसको और अपन छोटा कर दिया, 2 से डिवाइड करके 3:1 का रेशो, तो ये नया अनुपात आ गया। तो पिछले वाले प्रश्न में ये नहीं पता था कि सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, पर इस वाले प्रश्न में दे रखा है कि सी अपना हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है और किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सी के हिस्से को उसी अनुपात में बांटा जिस अनुपात में पुराने साझेदार त्याग कर रहे हैं। उसके बाद उनके ओल्ड रेशो में से माइनस करके, उनका त्याग का अनुपात माइनस करके इनका नया लाभ हानि अनुपात प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से अपन देखें एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ए बी एक फर्म में पार्टनर है जो कि 7:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी 1/6 के लिए प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा पूर्ण रूप से ए से प्राप्त करता है। अब ये तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न हो गया कि सी ने अपना पूरा हिस्सा यानी 1/6 पूरा का पूरा किससे प्राप्त किया है, ए से प्राप्त किया है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अपना हिस्सा ए से प्राप्त कर रहा है, तो ए का त्याग कितना हो गया, 1/6। बी कोई त्याग नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो अब इनका नया अनुपात निकालें, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो सैक्रिफाइस तो केवल किसने किया है, ए ने। ए का पुराना अनुपात कितना है, 7/12, ये 7/12 माइनस करते हैं पूरा हिस्सा यही त्याग कर रहा है 1/6, एलसीएम लेके अपन ने इसका शेष हिस्सा निकाल लिया, यानी त्याग करने के बाद ए का हिस्सा कितना हो गया, 5/12। बी का जो पुराना हिस्सा है 5/12, इसने कोई त्याग नहीं किया, तो इसका हिस्सा एज इट इज आ जाएगा 5/12। और सी का नया हिस्सा कितना है, 1/6। इन तीनों का एलसीएम अपन ने कॉमन कर लिया, तो इनका नया अनुपात कितना आ गया, 5:5:2। तो ये आपके परिस्थितियां देगा और आपको निर्णय लेना है कि कैलकुलेशन हमें किस प्रकार से करनी है। इसी में एक और अपन प्रश्न ले लें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, ए बी एक फर्म में पार्टनर्स है जो कि 7:5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी अपने 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और सी अपना हिस्सा ए बी से किस अनुपात में प्राप्त करता है, 3:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। यानी ए और बी जो त्याग कर रहे हैं वो 3:2 के रेशो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आपके 3:2 के अनुपात में त्याग कर रहे हैं कौन, ए एंड बी, ये क्वेश्चन में साफ दे रखा है। तो हम जो सी का हिस्सा है 1/6 उसको 3:2 के अनुपात में बांटकर ए बी के द्वारा किए जाने वाला त्याग निकालेंगे। तो ए का त्याग कैसे आ जाएगा, 1/6 का 3/2 में बांटना है, तो 3/5 हिस्सा तो किसका है, आपके ए का है। तो 1/6 का 3/5 भाग यानी कितना हो जाएगा, 3/30 भाग ए ने त्याग किया। इसी प्रकार से बी का त्याग निकालें,
1/6 का 2 आपके बटे 5 कौन क्या कर रहा है? आपके बी, तो उसका हिस्सा कितना आएगा? 2/30। तो ये ए और बी का अपन ने त्याग अनुपात निकाल लिया। ये अनुपात दे रखा है और अपन ने उसका त्याग का हिस्सा ज्ञात कर लिया। त्याग का हिस्सा ज्ञात करने के बाद नया अनुपात कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ए का पुराना अनुपात कितना था? 7/12। ये देखा है आपको, ओल्ड रेशो 7/12। त्याग कितना किया है इसने? 3/30 माइनस कर दिया, तो इसका नया अनुपात कितना आ गया? 29/60। इसी प्रकार से अपन बी का अपन कौन सा ओल्ड रेशो दे रखा है? 5/12 माइनस कर दें आपके कौन सा इसका त्याग का हिस्सा 2/30 माइनस कर दिया। एलसीएम अगर अपन को लेना, ये आपको ये तो आनी चाहिए कैलकुलेशन। एलसीएम लेके आपने बैलेंस निकाल दिया 21/60। ये आपका बी का नया हिस्सा आ गया। सी का हिस्सा लाभों में कितना? 1/6। इन तीनों का अपन ने कौन सा एलसीएम लेकर नया अनुपात निकाल दिया 29:21:10। ये इनका न्यू रेशो आ गया। तो प्रश्न में यहां पर आपको स्पष्ट संकेत दिया है कि ए और बी त्याग कैसे कर रहे हैं। तो वो अपन ने उस अनुपात में ए का हिस्सा बांटकर त्याग अनुपात ज्ञात कर लिया और उसके बाद त्याग का हिस्सा ज्ञात करने के बाद इनका नया अनुपात ज्ञात कर लिया। इसी में एक और प्रश्न देखें अपन, त्याग अनुपात की गणना, कि आप किस प्रकार से त्याग के अनुपात की गणना करेंगे। इसको भी देखें जरा, एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं। ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि 7:5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी 1/6 के लिए फर्म में प्रवेश करता है और फर्म का नया अनुपात दे दिया क्वेश्चन में 11:9:4। सी के प्रवेश के बाद न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, और जब क्वेश्चन में न्यू रेशो आपको गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, तो त्याग का अनुपात हम एक फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। त्याग के अनुपात का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि त्याग कौन करेंगे? पुराने पार्टनर्स। तो केवल पुराने पार्टनर्स का ही हम त्याग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हुए ए बी ने कितना त्याग किया ये ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला को सेट करें। सबसे पहले ए की बात करें। ए का पुराना अनुपात 7/12, नया अनुपात अगर देखें तो 11 कितना आ रहा है? 24। तो ए का नया अनुपात है 11/24, पुराना अनुपात है 7/12। तो इसको अपन ने माइनस कर दिया, तो आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो ए के द्वारा किया गया त्याग हिस्सा है 3/24। इसी प्रकार से अपन बी का निकालें। बी का ओल्ड रेशो 5/12 माइनस कर दिया, इसमें से अपन ने 9/24 इसका नया हिस्सा। तो बी ने कुल कितने रुपए का त्याग किया है? 1/24 का त्याग किया है। और इसके बाद इस दोनों का एलसीएम लेके अनुपात निकाल दिया 3:1। दोनों का एलसीएम कॉमन है, इसका अनुपात कितना आ गया? 3:1। यानी ए बी ने जो त्याग किया वो किस अनुपात में किया है? 3:1 में। तो इस प्रकार से आप त्याग का अनुपात निकालेंगे। नया लाभ हानि अनुपात अपन ने देखा है, तो आप इसी प्रकार से इसके क्वेश्चंस देखें बुक में, उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट आपके कौन सा आपके जो वीडियो में लेकर आ रहा हूं वो काफी इंपोर्टेंट है। मैंने लगभग सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हॉट क्वेश्चंस जो नए लाभ हानि अनुपात की कैलकुलेशन को लेकर है, जब भी फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश होगा उससे संबंधित 10 प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकल हैं, कुछ उसमें ट्विस्ट दिया है, टिपिकल क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करी है। नेक्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन के साथ हैं, तो उस नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखें, तभी आपको नया लाभ हानि अनुपात अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना आएगा। थैंक यू।